तो बच्चों जैसे कि हम लोग क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर इसी को आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए बच्चों, देखते हैं इसमें चीज़ क्या है, समझिए। देखिए बच्चों, पिछले टर्म्स में हमने काफ़ी थ्योरीज पढ़ी और बहुत सारे थ्योरीज के हमने डिमेरिट्स देखा, बहुत सारे उस डिमेरिट्स का एक्सप्लेनेशन देखा। तो काफ़ी कुछ हमने बीते दिनों में हम लोग देखा और समझा कि क्या होता है आपका। जैसे हमने थॉमसन थ्योरी के बारे में बात की या थॉमसन मॉडल के बारे में बात की, फिर हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, फिर हमने जो है वोर्ड्स की बात की। तो हमने काफ़ी सारी थ्योरीज की बात की और हर थ्योरीज में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थी और हर डिमेरिट्स में जो है और हर डिमेरिट का जो अगला मॉडल आया उसका वो सोल्यूशन देता गया। ठीक है, इस वजह से ये जो थ्योरीज जो है वो डे बाय डे कंटिन्यू करती गई। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछले टर्न पे जो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, हमने जो है वोर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था और ही हमने पढ़ लिया था कि किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी कैसे निकलती है, ये सारी बातें हमने कर लिया था। अगली बात हम लोग बच्चों जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में। होता क्या है बच्चों कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी पॉजेस होती है, एक होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजेस करता है। तो बच्चों आपके सिलेबस में उतना डिटेल में चीज़ें नहीं दी हुई हैं, इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं। अगर ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चों को अगर इच्छा होगी तो मुझसे इसका डेरिवेशन भी अगर चाहे तो जान सकता है। फिलहाल बच्चों अभी जो कि आपको आपका सिलेबस मुझे कवर करना है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, आपको केवल आपको बता देंगे कि क्या होता है इसका इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर, वो होती है -13.6 Z² अपॉन n², -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखेंगे बच्चों क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन से आपको वो चीज़ें समझाऊंगा जो क्या थी रदरफोर्ड में, क्या थी, डिमेरिट थी। रदरफोर्ड की मैं डिमेरिट आपको बताया था कि रदरफोर्ड जो है ये नहीं समझा पाए बातों को कि क्यों कोई कोई जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्क्रीट एक्सपेक्ट, क्यों कोई जैसे क्यों जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने जब व्हाइट लाइट को भेजा तो हाइड्रोजन में हमें 3 लाइनें दिख रही थी, हीलियम में हमें केवल 1 लाइन दिख रही थी। आपको याद होगा डिमेरिट में मैंने पढ़ाया था आपको। तो क्या होगा बच्चों कि जब हम ये चीज़ जब हम वो करेंगे क्या कहते हैं, जब इसके इसी इक्वेशन से मैं ये साबित करूंगा कि क्यों ये घटना हो रही थी, और बोर ने इस तरह से रदरफोर्ड के डिमेरिट को क्या किया, समझाया कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों पहले ये नोट कर लेंगे इक्वेशन। चलिए ठीक है, चलिए मैं इसे ऊपर लिख भी देता हूँ। चलिए, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होती है बच्चों। चलिए ठीक है, अब समझेंगे बच्चों कि इसका मैं एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ आपसे। चलिए एक न्यूमेरिकल है, बताइए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ
डॉट डॉट nth शेल ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा है कि बताइए कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डॉट डॉट nth सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है कि बताइए एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की, सेकेंड सेल की, थर्ड सेल की और ऐसे करते करते nth सेल की एनर्जी कितनी होगी। आइए कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्स्ट सेल की बात करें, क्या बात करें, अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, -13.6। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन कितना है, यहाँ पे एन का मतलब शेल से है तो फर्स्ट शेल है मतलब एन इज इक्वल टू 1, यानी कि कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। आइए सेकंड शेल की बात करते हैं। अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो कितना होगा, -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड शेल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बच्चों। क्लियर है बच्चों। इसका डाटा मेरे पास है, इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही बच्चों जब आप थर्ड शेल निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको डाटा दे रहा हूँ, अब आप जान लो निकालना कैसे होगा। जब आप थर्ड शेल निकालेंगे तो उसकी आती है बच्चों -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जब आप फोर्थ शेल की निकालेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये चार एनर्जी, अगर चार सेल की बात करो, इसे अगर nth सेल की बात करेंगे तो कितना आएगा, -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपको समझाना जो चाहता हूं मैं बच्चों आपको वो समझा दूं। ये चार चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ नोट कर लेते कितना आया था। पहले का आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का आया है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे का आया है -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे होंगे बच्चे ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। इसे कहने का है मतलब बच्चों कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के सेल्स को बनाएं तो क्या होगा बच्चों, देखिए अगर ये न्यूक्लियस है तो इस मान लीजिए कि हम 4 सेल की बात करते हैं, आप चाहिए तो कितने और भी सेल की बात कर सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के बोल रहा हूँ। मतलब इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरा सेल होगा बच्चों इसमें होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो तीसरा होगा उसमें होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चौथे में होगा बच्चों उसका होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखेंगे बच्चों जो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो थर्ड में होगा उसकी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फोर्थ में होगी उसका होगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, ये बात क्लियर है। अगर सपोज करिए बच्चों हम ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए और हम n को इनफाइनाइट मान लें, हम क्या मान लें, n को इनफाइनाइट मान लें। यही क्वेश्चन था बच्चों। सपोज करिए आप पूछे सर हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं और हम n इनफाइनाइट मान लें तो क्या होगा। अगर बच्चों आप n को इनफाइनाइट मान लेंगे तो ये जो टोटल एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। अगर आप n को इनफाइनाइट मान लीजिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर n नीचे इनफाइनाइट हो जाए तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सोचिए। अगर किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बच्चों 0। अगर हम nth सेल की बात, अगर हम इनफाइनाइट सेल की बात करें, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इनफाइनाइटवे सेल में होगा उसकी टोटल एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब हुआ बच्चों
टोटल एनर्जी के जीरो होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उस एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो चुका है। क्या फिर समझिए, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज हो चुका है। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जीरो आता है, उसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है अब आयोनाइज हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अब क्या है, अपने न्यूक्लियस के शेल से, अपने एटम से क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जा चुका है, मतलब आयोनाइज हो चुका है। तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब टोटल एनर्जी जीरो। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज हो चुका है और अब पूरी तरह से क्या है, वो फ्री है। ये बात क्लियर है। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब यहीं से मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि बोर ने कहा ये बात कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में होता है तब तक ना ही वो एनर्जी रेडिएट करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है, ऐसा उन्होंने बोला। बोर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होगा तब तक ना ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ना ही तब तक वो एनर्जी को ना ही एमिट करेगा और ना ही तब तक एनर्जी को गेन करेगा। यही बात बोर ने कहा बच्चों। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइट होके अपने अगले सेल में कूद जाता है। जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, कूद के इसमें चला जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, n इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब अगर आप इस शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो अपने हायर सेल में कूद जाएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये अपने हायर शेल में कूद जाएगा। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो अपने हायर शेल में कूद जाएगा। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने हायर शेल में जंप कर जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है तो स्टेबल नहीं रह जाता। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जैसे आप ही को अगर खूब ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए तो क्या होगा, कूदेंगे, घूमेंगे, घामेंगे, फिरेंगे और फिर जब थक के क्या होंगे, वापस घर पे आके सो जाएंगे। तो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाता और वो क्या करता है, फिर से अपनी एनर्जी को एमिट करके वापस अपने शेल में चला आता है। ठीक, फिर सुनिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने सेल से एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी के सेल में जंप कर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपने हायर शेल में जंप करेगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है, मतलब वो स्टेबल नहीं रह जाता। तो फिर से क्या करता है कि जो एनर्जी को वो गेन किया जाता है उसको लूज करके वापस से क्या करता है, अपने ओरिजिनल सेल में चला आता है। तो मतलब अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देंगे तो कूद के इसमें जाएगा, यहाँ जाएगा, अपनी एनर्जी को फिर अनस्टेबल हो जाएगा, फिर अपनी एनर्जी को लूज करेगा और वापस चला आएगा। ये बात क्लियर है। तो अपने एनर्जी गेन करके अपने हायर शेल में कूद जाना कहलाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वापस से हायर शेल में अपने हायर एनर्जी को लूज करके वापस से नीचे चले जाना कहलाता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक चीज बच्चों और हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए, लेकिन अब होता क्या है कि क्या ऐसा है क्या कि आप इलेक्ट्रॉन को कितना भी एनर्जी दे देंगे तो चला जाएगा, और ऐसा क्या है, या फिर हम जैसे ये कैसे तय करेंगे कि हम कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दें कि वो अपने एक सेल को छोड़ के हायर सेल में चला जाए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे अगर हम n1 के इलेक्ट्रॉन की, अगर n इक्वल टू 1 के इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसकी एनर्जी थी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम सेकंड सेल की बात करें तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस सेल से इस सेल में कुदाना हो, मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल में से इस सेल में लाना हो तो मतलब उसको जो है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल से इस सेल में कुदाना हो तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर से बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल से इस सेल में कुदाना है तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर n इक्वल टू 1 शेल वाला जो है इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तभी वो नेक्स्ट सेल में कूद के जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि
इलेक्ट्रॉन को अपने हायर शेल में जाने के लिए जो एनर्जी गैप का डिफरेंस होता है वही चाहिए होता है अप जाने में। अगर इसको आप 10.2 से अधिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इस शेल में वो नहीं जाएगा, ठीक, और अगर इससे कम देंगे तो भी नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने नेक्स्ट सेल में जाने के लिए जितनी एनर्जी उस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप n = 1 वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको n = 2 वाले शेल में भेजना है तो उसको आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उससे कम देंगे तब भी वो एक्साइट नहीं होगा और उससे ज़्यादा देंगे तब भी वो एक्साइट नहीं होगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। अब अगर बच्चों किसी को आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हैं तो मतलब जब वो वापस आएगा तो यानी कि वो एनर्जी लूज करेगा। और ये बात हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि एमिट की एनर्जी गेन की एनर्जी से हमेशा कमी होती है। ठीक है? मतलब जब वो वापस आएगा तो जितनी एनर्जी एमिट करेगा वो अपने गेन की एनर्जी से कमी होता है। ठीक है? तो क्या होगा बच्चों कि जब वो एक्साइट होकर वापस आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। सिंपल सी बात है कि जब एनर्जी को गेन करके वो एक सेल से हायर सेल में गया है तो मतलब जब वो वापस जब एनर्जी को लूज करेगा, मतलब जब वापस अपने सेल में आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। यानी कि एनर्जी जो वो लूज कर रहा है वही एमिशन के फॉर्म में हमें दिखती है। मतलब जब वो वापस से अपने एनर्जी को एमिट करता है तो वही एमिशन हमें क्या करती है, रंगों के रूप में दिखती है, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? फिर से सुन लीजिए कि क्या होता है बच्चों कि जब क्या होगा, जब लोअर शेल के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, और गेन करके हायर शेल में जाते हैं और वापस से हायर शेल में जाकर वापस से इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर शेल में आते हैं और एनर्जी को एमिट करते हैं, उसी एमिशन को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी एमिशन को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। अब जब ये बात क्लियर है बच्चों तो होगा क्या बच्चों कि अब सपोज करिए कि हमने क्या किया कि यहां पर हाइड्रोजन एटम रख दिया, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल रख दिया हमने और यहां से व्हाइट लाइट पास किया। ठीक है? अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो व्हाइट लाइट मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसको जितनी जरूरत होगी उतनी वो एनर्जी लेगा और अपने हायर शेल में चला जाएगा। फिर वापस जब अनस्टेबल होगा तो वापस एनर्जी रेडिएट करेगा और वापस से लोअर शेल में चला आएगा। यही करेगा। इस वजह से हमें स्पेक्ट्रम क्या होती है, डिस्क्रीट दिखती है। मतलब जरूरी तो है नहीं कि उस सातों के सातों रंग का एनर्जी ले रहा हो और सातों के सातों रंग का एनर्जी एमिट कर रहा हो, नहीं नेसेसरी है। ये भी नहीं है कि भाई कि वो किसी एक पर्टिकुलर का ही ले रहा हो। तो यानी कि वो जितनी एनर्जी लेता है और जब उसी को रेडिएट करता है वही हमें यहाँ स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखती है। ये बात क्लियर है सबको? ओके। इसी वजह से हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है और यही बोर ने समझाया जो रदरफोर्ड का डीमेरिट था। ये बात क्लियर है? उसी तरह जब हम हीलियम की बात किए तो चूंकि हो सकता है कि हीलियम में चूंकि एक ही रंग वाला जो है एमिशन होता हो तो एक ही रंग का स्पेक्ट्रम दिखता है। मतलब ये किसी एटम, कोई भी एटम उतना ही एनर्जी लेगा जितनी एनर्जी उसको जरूरत है अपने लोअर शेल से हायर शेल में जाने की, और वापस से हायर शेल में वापस से जब लोअर शेल में आएगा तो वही एनर्जी क्या करेगा, वो एमिट कर देगा। जब वही एनर्जी एमिट करता है तो वही हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखता है, जिसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एटम को सातों के सातों रंग का जो हमें दिखता है वही एनर्जी ले और वही एनर्जी एमिट करे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इस वजह से हमें वही मिलता है जो वो एमिट करता है। और यही एक्सप्लेनेशन था जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। ये बात क्लियर है? ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये क्लियर हुआ बच्चों? और देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस क्यों आता है तो इसका रीजन ये है बच्चों, देखिए याद रखिए, कोई भी चीज तभी स्टेबल होती है जब वो अपने लो एनर्जी में होती है। ठीक है? जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और क्या करते हैं, खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं और घूमते फिरते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब जैसे शाम होती है और रात होती है तो फिर आप क्या होते हैं, सो जाते हैं। सोना क्या है, आपकी सबसे स्टेबल फेनोमेना है। मतलब सोते वक्त आप सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी दुनिया की कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम चाहता है कि उसकी जो एनर्जी है वो लोएस्ट रहे। क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि उसकी एनर्जी लोएस्ट रहे। और ये कैसे पॉसिबल है? अपनी एनर्जीज को रेडिएट करके। तो इलेक्ट्रॉन इस वजह से एनर्जी रेडिएट करता है बच्चों, ताकि वो अपने लोएस्ट
एनर्जी फॉर्म में रहे और मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहे। ये बात यहाँ तक किसी को बात क्लियर है बच्चों? एक चीज़ और बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन वापस से जब रिटर्न होता है अपने लोअर शेल में, तो वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो आपका रेडिएशंस भी हो सकता है, वेवलेंथ भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकता है। तो वही जब डिफरेंट वेवलेंथ्स की जब वो एनर्जी एमिट करता है तो वही हमें रंगों के फॉर्म पर स्क्रीन पर दिखती है। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और एक चीज़ और बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके हायर शेल में जाते हैं और वापस से हायर शेल से एनर्जी लूज करके एमिट करके वापस से लोअर शेल में आते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक बच्चों, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगे। चलिए बच्चों, एक चीज़ है जो आप समझ जाइए। मैं आपको अगेन मैं एग्जैक्ट इक्वेशन लिखा, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे उतना मुझे मेरे पास सहूलियत नहीं है, इस वजह से मैं आपको हर कुछ नहीं समझा, मैं हर कुछ डिराइव नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आपके लिए जितना जरूरी आप उतना पढ़ लीजिए, फिर मैं जो बचा है वो मैं आपको दोबारा तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इस वजह से मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसी तरह से बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको आप नोट कर लीजिए। पहले आप इक्वेशन नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है। इसको नोट करिए बच्चों। पहले बच्चों ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला या इक्वेशन। ये क्या है? ये जो इक्वेशन आप ब्लैक बोर्ड पे अपने देख रहे हैं, ये इक्वेशन है किसका? एटॉमिक स्पेक्ट्रम का इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम का इक्वेशन है। देखिए बच्चों, दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ पर इस चीज़ को कांस्टेंट मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि 13.6 कांस्टेंट होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है और c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी कि ये तीनों क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम एक कांस्टेंट के रूप में लिख दिए हैं क्या? r। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, बस यहाँ पे r लिख दिया गया है और इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम का इक्वेशन है ये। ठीक है, ये क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम का इक्वेशन है। अब बच्चों यहाँ पर r अगर है तो r को बोलते हैं हम रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं r को? r को बोलते हैं हम रीडबर्ग कांस्टेंट। r क्या है? r है रीडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.09 × 10⁻⁷ मीटर। एक बार मैं चेक भी कर लूँ। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही है, 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। नोट कर लीजिए, आर कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर। और बच्चों लैम्डा तो मुझे आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। लैम्डा क्या है? लैम्डा वो वेवलेंथ है जो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है तो जो निकलती है वही जो वेवलेंथ होता है उसको बोलते हैं क्या? लैम्डा। फिर से, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट करता है तो जो एमिशन होता है उसी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? लैम्डा। दोबारा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट करता है तो भाई अगर एनर्जी एमिट करा तो मैं बताया कि एनर्जी या तो वेवलेंथ हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है, रेडिएशंस हो सकते हैं। तो वेवलेंथ के फॉर्म में जब वो अपनी एनर्जी एमिट करता है तो उसको हम किससे नोट करते हैं? लैम्डा से। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है ये नोट हो गया होगा आपसे। ठीक है, चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लगाइए। आपको बताना है कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites from n2
टू n1 लगाइए। कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम n2 टू n1। बताइए उस इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कैलकुलेट करिए जो n2 से n1 की तरफ में आ रहा था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये क्या था आपका, यही फॉर्मूला था लगाने का। चलिए बच्चों, आप एक बार ना होगा तो खुद से भी ट्राई करिएगा। आइए मैं बताता हूँ आपको। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ बच्चों यहाँ कोई एटम का नाम नहीं दिया हुआ है। चलिए बच्चों, इसको आप मान लीजिए एच एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, इसको एच एटम के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अपॉन n1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 4, यही होगा बच्चों। क्या ऐसे किए हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ से मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, हो सकता है कि आप फिर कहेंगे सर कितना कैसे कोई याद रखेगा। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये सब बातें अगर आपके पास पता है तो आप केमिस्ट्री दूसरे से ऊपर माने जाएंगे। जैसे अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगी, ये कुछ आएगा, ये 3/4 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आर 3/4, यही क्वेश्चन बच्चों आएगा। अब यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि आप ये कहेंगे, सॉरी बच्चों, ये 1 अपॉन लैम्डा, आप कहेंगे बच्चों आर की हम वैल्यू रखें 1.009 × 10⁻⁷ मीटर, तो बच्चों यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा हो जाएगा बच्चों आपका 4/3 आर, यही होगा बच्चों 4/3 इंटू 1/r। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 जो r की वैल्यू होती है, 1 जो r की वैल्यू होती है वो 911 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रॉम होती है। और बच्चों यहाँ से आपकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी आपके। ये लगभग आएगी बच्चों 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या है बच्चों, याद रखिए, इसको चाहिए बच्चों तो याद कर लीजिए। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर होती है। या एक वैल्यू और याद होती है बच्चों, आप याद कर लीजिए एंगस्ट्रॉम, क्योंकि देखिए बच्चों जब भी आपको वेवलेंथ निकालना होगा तो हमेशा आप वेवलेंथ किस में निकालेंगे, एंगस्ट्रॉम में, और आर की वैल्यू को पुट करना बहुत कठिन हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, एक आप वैल्यू और याद कर लीजिए, 1/r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। एक बार इसको देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए और कोशिश करिए एक बार अपने खुद से ट्राई करने का। चलिए बच्चों ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में बात आई होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब देखेंगे बच्चों क्या हुआ कि जैसे आपने देखा है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन कर रहे हैं तो एक्साइट हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहे हैं तो डी एक्साइट हो रहे हैं। मतलब जब एक्साइट हो रहे हैं तो अपर लेवल में भाग जा रहे हैं, जब डी एक्साइट हो रहे हैं तो लोअर लेवल में चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे। मतलब कह सकते हैं आप कि अगर ये एनर्जी लेवल्स है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स है, जैसे n = 1 2 3 4 ये एनर्जी लेवल्स है, तो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन कभी 4 से 1 पे आ सकते हैं, 4 से 2 पे आ सकते हैं, 4 से 3 पे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या 4 से आपका 2 पे जा सकते हैं, 3 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 से 1 पे जा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, कई सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं बच्चों, हो सकती हैं। तो ऐसा होता है क्या, तो देखिए बच्चों होता क्या है कि इसका ऐसा नहीं है कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बात समझिए, क्योंकि देखिए बच्चों वो किस ऑर्बिट में आके गिर रहा है इसमें भी केसेस होते हैं। ठीक है, वो किस ऑर्बिट में आके गिर रहा है तो केसेस होते हैं। तो देखिए बच्चों अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके, कभी भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कहीं से भी n = 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इन्फिनिटी से
कभी भी बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो गए किसी भी लेवल से या किसी भी ऑर्बिट से डी एक्साइट हो गए, अगर n = 1 पर आता है, यानी कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो के, मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं, और या फिर आप ये कह सकते हैं मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट से डी एक्साइट होके अगर n = 1 में गिरता है तो उसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइमन सीरीज। इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि व्हेन एवर द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम एनी लेवल टू फर्स्ट लेवल या फर्स्ट सेल इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। यानी कि सपोज करिए, ये 1 सेल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट इन्फिनिटी है। अब कहीं से बच्चों अगर कहीं से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर डी एक्साइट होके अगर फर्स्ट लेवल पे आके गिर रहा है तो आप कहेंगे कि वो ये कौन सी सीरीज, ये किसमें फॉल करेगा? ये लाइमन सीरीज में फॉल करेगा। मतलब यहाँ जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगी वो किसमें फॉल करेगा? किसमें फॉल करेगा बच्चों? एन लाइमन सीरीज में। यानी कि लाइमन सीरीज का मतलब होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट होकर कहाँ पे फॉल करेगा? n = 1 पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर n = 1 पे फॉल कर रहा है तो बच्चों इसको बोलते हैं हम क्या? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ की जो वो होती है, रेंज होती है, वो 1216 एंगस्ट्रॉम से 911 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब इसके बीच में जो लाइट फॉल करेगी, मतलब इसके बीच में जो एमिशन होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो 1216 एंगस्ट्रॉम से लेके 91 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ये बात क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये असल में वेवलेंथ इधर से इधर जाने पे बढ़ चली, अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ। मतलब या इसको उल्टा कर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 911 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब कि मैं कहने मतलब है कि चलिए ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। चलिए इसकी बात हम नहीं करते अभी। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? चलिए उसी तरह बच्चों अगर कोई सीरीज है 3 4, मतलब कोई डी एक्साइटेशन है। अब बच्चों अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके अगर n = 2 पर फॉल कर रहा है, मतलब कहीं से भी इनफाइनाइट से लिए कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन्स n = 2 शेल पे फॉल कर रहे हैं तो उसका मतलब है बच्चों कि वो जो वेवलेंथ होगा वो किसमें फॉल करेगा? बाल्मर सीरीज में। किसमें फॉल करेगा? बाल्मर सीरीज में। देखिए बच्चों एक चीज और मैं आपको मतलब समझा दूं, 911 एंगस्ट्रॉम तब आपको दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पे गया हो, मतलब इनफाइनाइट शेल से फर्स्ट शेल पे गिरा हो। ये हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। और 1216 एंगस्ट्रॉम तब शो होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 1 पे गया हो, मतलब सेकंड सेल से फर्स्ट सेल पे गया है। यानी कि अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन गया है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी 911 एंगस्ट्रॉम जो एमिट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सेकंड से फर्स्ट लेवल पर आएगा तो जो वो एमिशन करेगा उसका वेवलेंथ होगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या होगा बच्चों, ये होता है। अब सेकंड क्या है? बाल्मर सीरीज है। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड क्या है? बाल्मर सीरीज है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ जो बाल्मर सीरीज आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट होकर कहाँ फॉल करेगा? सेकंड सेल पे फॉल करेगा। ये बात क्लियर है बच्चों? इसकी जो रेंज होती है वो होती है 3644 से लेके 6552 एंगस्ट्रॉम तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? 3644 एंगस्ट्रॉम से 6522 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से डी एक्साइट होके 2 पे फॉल कर रहा है तो मतलब 3644 एंगस्ट्रॉम, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पे फॉल कर रहा है तो 6522 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इसी तरह से मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपका सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये जो ब्रैकेट्स बनते हैं, ये जो सीरीज बनते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये फुंड सीरीज, ये कैसे बनता है? ये ऐसे ही तय होता है। कैसे तय होता है कि इलेक्ट्रॉन
कहाँ से डी एक्साइट होकर कहाँ पे फॉल कर रहा है, मतलब कि कहाँ से डी एक्साइट हुआ है और कहाँ पे फॉल कर रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर किस शेल में जाके गिर रहा है, इसी से तय होता है क्या, सीरीज। ये बात क्लियर है बच्चों। तो देखिए, तो क्या होता है बच्चों, जो सीरीज होती है वो ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके किस शेल पे गिर रहा है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बच्चों, तो बच्चों जो अभी तक जो सीरीज आपको जो अपने में पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों कहाँ तक आपको, मुझे तो आपके सिलेबस में 6 तक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन n=1 पे फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन n=2 पे फॉल करेगा, 3 पे फॉल करेगा, 4 पे फॉल करेगा, 5 पे फॉल करेगा, 6 पे फॉल करेगा। मतलब कि अगर सपोज करिए कि अगर हम ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बने हुए हैं, ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बने हुए हैं, अगर ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बने हुए हैं, तो देखिए बच्चों, अगर ये n=1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। अगर बच्चों n=1 पे फॉल करेगा, अगर n=1 पे बच्चों फॉल करेगा तो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। अगर बच्चों जैसे 6 से कर रहा है, कहीं से कर सकता है, मतलब मैं बस एग्जांपल में ले रहा हूं, या आप इसको इनफाइनाइट ले लीजिए। अगर कहीं से भी अगर 2 पर फॉल करता है तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अगर कहीं से भी आके 3 पे फॉल करता है तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट फॉल, इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। अगर कहीं से भी अगर आपका 4 पे आके गिर रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और कहीं से भी आके अगर 5 पे गिर रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, फुंड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, फुंड सीरीज। सॉरी, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, सही है बच्चों। अब अगर 5 है उसको क्या बोलेंगे, उसको फ्रंट सीरीज बोलते हैं। उसके बाद बच्चों अगर 6 पे गिरता है तो उसको हम फेरी बोलते हैं। हालांकि आपके सारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। अगर 6 पे गिरता है तो उसको बोलेंगे क्या, हम फेरी, हम फेरी। ये बात क्लियर है बच्चों। तो देखिए, अगर n=1 पे फॉल कर रहा है एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर 2 पे फॉल करेगा तो बाल्मर बोलेंगे, 3 पे फॉल करेगा तो पास्चन बोलेंगे, 4 पे फॉल करेगा तो ब्रैकेट बोलेंगे, 5 पे फॉल करेगा तो फुंड बोलेंगे, और 6 पे गिरेगा तो हम फेरी बोलेंगे। ये बात क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको जो वहाँ पे एक चीज बता रहा था, इधर से इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करता है। इधर से इधर जाने पे लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जो आपका जो लैम्डा होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो लैम्डा होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, इसका हर चीज़ का नाम होता है। बच्चों जो लाइमन सीरीज में आएंगे जो वेवलेंथ, उसको बोलेंगे यूवी रेज। उसको क्या बोलेंगे, यूवी रेज। ठीक, जो लाइमन सीरीज में आते हैं, जो लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है उसको बोलते हैं यूवी रेज। जो बाल्मर में होता है बच्चों, इसमें आता है विजिबल रेंज। इसमें क्या आता है, विजिबल रेंज। लाइमन सीरीज में बच्चों क्या आता है, यूवी रेज, और बाल्मर सीरीज में क्या आता है बच्चों, क्या आता है, विजिबल रेंज। यानी कि जो हम लाइट्स देख सकते हैं या जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं वो, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी एक्साइड होकर कहाँ गिरते होंगे, n=2 पे। ठीक है, चलिए बच्चों, और मैं एक डाटा आपको और दे दूंगा कि जो आपका जो है ये विजुअल सीरीज कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। इसी तरह बच्चों बढ़ता जाता है। लाइमन सीरीज को यूवी रेज बोलते हैं, बाल्मर सीरीज में विजुअल रेंज आता है, पास्चन में क्या आता है, शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, ब्रैकेट में भी शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, और इसमें जो है हम फेरी में और फुंड में क्या आता है, लॉन्ग इंफ्रारेड आता है। इसमें मतलब क्या आता है, इसमें शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, इसमें शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, और इसमें क्या आएगा, इसमें लॉन्ग इंफ्रारेड आता है। इसमें क्या आता है बच्चों, लाइमन में यूवी रेज आता है, बाल्मर में विजिबल रेज आता है, पास्चन में शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, ब्रैकेट में
भी शॉर्ट इंफ्रारेड आता है, और फुंड और हम फेरे में क्या आता है, लॉन्ग इंफ्रारेड आता है, लॉन्ग इंफ्रारेड आता है। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ठीक है बच्चों, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।